अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद नईम खान। बात करेंगे पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो कोविड-19 की वबा फैली हुई है उसकी जो थर्ड वेव की जब बात होती है तो मुख्तलिफ गैर हतमी मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें सामने आती हैं जिनकी ना तो तस्दीक की जाती है और उसी वजह से फिर उस डिसइंफॉर्मेशन का जो गहरा मनफी असर है वो पाकिस्तान के शहरियों पर पड़ता है। तो अब सियासी बयानात पॉलिसी फ़ैसलों से हट के बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से कुछ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के साथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडस हॉस्पिटल, और हमें साथ में ज्वाइन कर रही होंगी डॉक्टर गजना खालिद साहिबा। डॉक्टर बारी साहब, अगर आपसे आगाज़ करें सर, ये जो बात हो रही है कि कोरोना की अब केसेस की जो तस्दीक है 4% से बढ़कर अब 9% हो रही है, ये क्यों हो रहा है सर? और क्या जो करंट अभी इंक्रीज है इसको एक थर्ड वेव तस्वर किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल बिल्कुल इसको थर्ड वेव कंसिडर किया जा सकता है। और इसमें एक्चुअली इस वक्त 50% से ज़्यादा जो है वो जो है ये अपना यूके वेरिएंट है। और ज़्यादा आप देख रहे हैं पंजाब में ज़्यादा है, जेलम के इलाके में उस साइड से होकर लाहौर वगैरह में काफ़ी हो गया है। तो ये वही वजह से है। और बात यही है कि जो हम लोग जो है ना अपने अभी तक अपने रवैयों में तब्दील लेके नहीं आ रहे हैं, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो चीज़ फैल रही है। और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि जी मास्क को ज़रूर पहने, चाहे वैक्सीनेशन हो भी चुकी हो तब भी आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक सर। और साथ में अगर वैक्सीन पर भी बात कर लें, एक तो डॉक्टर साहब जो ये बात एक वाज़े हो रही है कि एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है उसके लगाने के नतीजे में अब ब्लड क्लॉटिंग शायद हो रही हो। आपने देखा होगा कि ब्रितानवी हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस तरह की जो ख़बरें हैं वो ओवरब्लोन हैं और इस पर मज़ीद तहकीक करनी होगी। लेकिन कई यूरोपीय ममालिक हैं और मशरक़ी ममालिक हैं जिन्होंने एस्ट्राजेनेका के हवाले से ना सिर्फ संजीदा किस्म की कंप्लेंट्स की हैं, सवालात भी उठाए हैं। तो आर सम वैक्सीन्स मोर इक्वल देन अदर सर? क्या साइनोफार्म को या फाइजर को या इस तरह की वैक्सीन्स को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए? देखिए, तमाम वैक्सीन्स जो है ना वो बेहतर हैं, सब अच्छी वैक्सीन्स हैं। अनफॉर्चुनेटली वैक्सीनेशन के अंदर भी कोई पॉलिटिक्स आ चुकी है कि यूरोपियन यूनियन यूके के ख़िलाफ़ और फिर चाइनीज़ के ख़िलाफ़, वो वेस्ट और चाइनीज़ के ख़िलाफ़ अनफॉर्चुनेटली ये है। अभी तक ये भी जो क्लॉटिंग के भी है वो इतने नंबर्स नहीं है, वो क्या इससे रिलेटेड भी है या नहीं है, ये है भी नहीं है, कुछ पता नहीं लग रहा है उसको। इसलिए जो भी वैक्सीन्स हैं सब काम करती है। एफिकेसी के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है कि जी 85% है, कोई 90% कोई है, लेकिन वैक्सीन्स तमाम ठीक हैं। ठीक। और जब पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रसाई हो, वैक्सीन्स तक रसाई हो, तो सर आपके करीब क्या कार्रवाई तसल्ली बख्श है जब ये तनकीद की जाती है कि रियासती इदारों को ज़्यादा करना चाहिए था, ज़्यादा वैक्सीन हासिल करने चाहिए थे, और फ़िलहाल जो अभी चीन से कंसाइनमेंट्स आ रही हैं उसके ज़रिए ही ज़्यादातर काम चल रहा है, साइनोफार्म के ज़रिए? सर क्या राय रखते हैं? जी देखें, बात यह है कि इस वक्त सारी दुनिया को डिमांड है, सारी दुनिया की डिमांड है और हर एक अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि करे, जिसके ऊपर पाकिस्तान ही इदारों ने भी अपनी पूरी कोशिश की है। एक तो ये है कि कुछ पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कोई डोनेशन में दिया था, अब उनके ऑर्डर्स भी हुए हैं। एस्ट्राजेनेका का भी कोई कोवैक्स के ज़रिए आ रही हैं, तो वो तो तैयारी तो कर ही रहे हैं, कोशिशें पूरी जारी हैं इनकी भी, हुकूमत की भी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा डिले है हमारा, और उसकी वजूहात वो लोग बेहतर बता सकेंगे। ठीक। साथ में सर अब जो एक साइंटिफिक कंसेंसस बनता जा रहा है, शुरू में आपने देखा होगा कि पहली लहर के वक्त, दूसरी लहर के वक्त ये हर्ड इम्यूनिटी की तो बात की जाती थी, लेकिन अब सर तीसरी लहर के वक्त ये बात की जा रही है कि दुनिया भर में इस चीज़ की तवक्को रखना कि ग्लोबल एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी या रीजनल हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी वैक्सीन्स लगने के बाद, वो कम से कम मुमकिन लग रहा है। आपके करीब सर क्या ऐसी बात में वज़न है और इसी तरह के वेव्स या मिनी वेव्स आते रहेंगे? जी मेरे ख्याल में ये तो वेव्स रहेंगी इसी तरीके से, और उसमें दुनिया इसी तरह अगला साल 2 साल ऐसे ही रहेगा।
जबकि वैक्सीन पूरी हो जाएं सबको, और बड़े बड़े ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान का भी आप सोचें कि जी 220 की पॉपुलेशन है, इसको सबको वैक्सीनेट करना या 70% को भी वैक्सीनेट करना ताकि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट, ज़रा मुश्किल काम होगा। लेकिन ये है कि इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जी आपको, हमको, हम सबको इस वैक्सीन के साथ जीना सीखना होगा। हमको अपनी ज़िंदगी के मामूलात को चेंज करने होंगे। अब बिल्कुल इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, दुनिया बिल्कुल देखें, ट्रैवलिंग भी डिफरेंट हो गई है, आपको ये चीज़ें करानी पड़ेंगी, वैक्सीनेशन करानी पड़ेगी, और वैक्सीनेशन के लिए भी हुकूमत को कुछ थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं। इट्स नॉट द मैटर ऑफ के पर्सनल नहीं है कि जी मेरी ज़ात मैं करूं या ना करूं, इट्स अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। और अगर कोई भी पॉजिटिव होगा तो वो एक सोर्स है जो इसको स्प्रेड कर सकता है। तो थोड़ी सी ये सख्ती करनी पड़ेगी, हुकूमत को भी कुछ ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे कि लोग एक तो आगाही करें, मीडिया का भी रोल उसमें बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद फिर अवेलेबिलिटी करें ताकि लोग लगा सकें। अच्छा, क्योंकि आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब इस वैक्सीन का और वैक्सीन की एफिकेसी का, तो जब ये ख़बर आती है सामने कि जी वैक्सीन 2 बार एडमिनिस्टर हुई और उसके बावजूद कोरोना वायरस हो गया, क्या ऐसा नहीं है कि इस तरह की जो वैक्सीन्स हैं वो 100% सॉल्यूशंस तो नहीं है, लेकिन एक हद तक जब आपको इस तरह का कोरोना वायरस का केस, उसका पॉजिटिव वो तस्दीक उसकी हो जाती है, तो आपके सिम्टम्स कम होते हैं, आपको अस्पताल जाना नहीं पड़ता, उसका जो असर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाता है। क्या यही हकीकत है? जी बिल्कुल, देखें, एक तो ये है कि जी जैसे हमने कहा कि एफिकेसी किसी की 85%, किसी की 90%, 10% का वो रहता भी है। दूसरी बात यह है कि देखें, वैक्सीन लगाने के बावजूद भी आपको एहतियाती तदाबीर करनी होगी, क्योंकि वैक्सीन जब लगता है और उसकी पहली डोज लगती है, उसके बाद 2 से 3 हफ्ते में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होती हैं, फिर कुछ हद तक बनती हैं, फिर सेकेंड डोज लगती है तो मज़ीद एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो आपके पास वो एक पीरियड होता है जहाँ पर आपका अगर एक्सपोजर हो गया तो आप हो गया। लेकिन एक चीज़ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये तो इसमें प्रूवन है कि 100% डेथ से प्रिवेंशन हुई, प्रोटेक्शन है इसमें, ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वैक्सीन के बावजूद भी किसी को ये कोविड इन्फेक्शन हुआ तो वो माइल्ड होगा, उसकी सीवियरिटी कम होगी, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप एहतियाती तदाबीर की बात करते हैं डॉक्टर साहब, आपने ये देखा होगा कि अभी भी लोग उसी तरह घुल मिल रहे हैं। अब जाके सूबाई हुकूमतों ने कुछ ना कुछ पाबंदियां लगाई हैं डाइनिंग आउट पे, इस तरह की पब्लिक गैदरिंग्स पर। क्या आपके करीब इससे ज़्यादा पाबंदियां होनी चाहिए? और जो एक बहुत पुराना मुबाहिसा चलता आ रहा है, हुकूमत वक्त ने भी उसको इनकरेज किया कि जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं उनका हम इस तरह डे टू डे बिज़नेस बंद नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा संजीदा लॉकडाउन नहीं नाफिज कर सकते जिस तरह हमारे हमसाय ममालिक में किया गया हो। इसमें बैलेंस क्या होना चाहिए बहैसियत एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं जहां आपको सख्त फैसले करने होते हैं। आज मैं सुन रहा था असद उमर भी कह रहे थे कि शायद मंडे को NCOC ज़्यादा कुछ सख्तियाँ बढ़ाएगी, तो डेफिनेट बैलेंस करना होगा। लेकिन बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जब तक जो है ना हम सब एज अ नेशन हम ये सब ना समझे, अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे ना, तो कोई भी लॉकडाउन जो है ना, देखिए जितना भी लॉकडाउन हुआ ना, और ग्राउंड रियलिटी में वैसा है नहीं। अगर आप देखें तो बहुत सारे इलाकों में लोग आप बड़ी बमुश्किल लोग नज़र आते हैं जो मास्क पहन रहे होते हैं। इसलिए हम सबको एक तो समझना होगा कि कोविड एग्जिस्ट करता है, और हमको ये भी करना है कि जी हमको वैक्सीनेशन करानी है, जब भी नंबर आए करा लेनी चाहिए, ये नहीं कि मैं नहीं कराऊंगा। और दूसरी बात यह कि एहतियाती तदाबीर हमको बिल्कुल अपने तौर पर करना ज़रूरी है जी। अच्छा, साथ में डॉक्टर साहब एहतियाती तदाबीर पर इसी तरह उसको अहमियत देते हुए और वैक्सीनेशंस को भी साथ साथ अहमियत देते हुए, रियासत पाकिस्तान का ये एक तरह से एक बयानिया है
कि बनिस्बत बाकी ममालिक और ख़ुसूसी तौर पे मशरक़ में ममालिक, आपने देखा सर अमेरिका में जो डेथ टोल है वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान हैज़ बिन रिलेटिवली सिक्योरर, लेकिन फ़िलहाल कोई वजूहात या कोई ऐसे वजूहात जिन पर एक साइंटिफिक कंसेंसस डेवलप हो सके, इत्तफाक डेवलप हो सके, वो सामने नहीं आ पाया। पाकिस्तान का इस तरह एक मुख्तलिफ किस्म की मिसाल क्यों बना? देखिए, वो आप सही बात कर रहे हैं कि इट्स $1 बिलियन क्वेश्चन के ये जी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो रिसर्च का इतना ज़्यादा वो नहीं है, कुछ ज़रूर करना चाहिए। इसके ऊपर क्यों वजूहात है जो बज़ाहिर लगते। एक तो ये कि यंगर पॉपुलेशन होने की वजह से हमें इसका एक पॉजिटिव वो मिला। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो अगर आप देखें ना, तो अगर डेमोग्राफी देखें तो हमारे ज़्यादातर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाले लोग अफेक्ट हुए हैं, जो ट्रैवल करते हैं और फिर आके घुलते मिलते हैं, शादियों में जाते हैं। और जो हमारे गरीब इलाके हैं उसमें एक ये है कि वहाँ पर इतना एनवायरनमेंट में गंद बला इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं चीज़ों को के अंदर, उनके अंदर इम्यूनिटी उसमें होती है। देखिए, अगर आप उस मोहल्ले का जाके पानी पी लें तो आपको डायरिया हो जाए, लेकिन वो तो नॉर्मली वो रोज़ वो पी रहे होते हैं, उनका अपना एक फ्लोरा बना हुआ इंटरनली। तो एक वो वजूहत भी हो सकती है, लेकिन ये डेफिनेटली इसके ऊपर सीरियस रिसर्च होनी ज़रूरी है। ठीक, हमें क्योंकि डॉक्टर गजना कह रही हैं, एडवाइस चुकी हैं NDMA को, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब शो में शामिल होने का। ये बताइएगा जी, अभी बात भी हो रही थी ब्रिटिश वेरिएंट की डॉक्टर अब्दुल बारी साहब के साथ, तो डॉक्टर साहब जब हम कहते हैं कि ब्रिटिश वेरिएंट है और उसमें जो ये म्यूटेशन है या वेरिएंट है उसकी अक्सरियत अब आपको देखने को मिल रही है इन्फेक्शंस में, क्या इसके इलामात या इसके सिम्टम्स भी मुख्तलिफ हैं या इसको आप फिर भी उसी प्रिज्म में खड़ा कर सकती हैं जिस तरह जो इनिशियल आपने देखा कोरोना वायरस के केसेस की तस्दीक हुए थे, कोई ख़ास डिस्टिंक्शन नहीं थी? क्या राय रखती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही देखिए, आप ब्रिटिश वेरिएंट की बात कर रहे थे और जो वायरसेस होते हैं हम सब लोगों को पता है, जो साइंटिफिक इदारे में है या डॉक्टर हैं, कि वायरसेस हमेशा म्यूटेट करते हैं। तो ये पहला वेरिएंट नहीं होएगा, ये इसके अलावा भी वेरिएंट आएंगे, तो हमको अलार्म नहीं होना चाहिए। मगर जैसे डॉक्टर बारी साहब अभी आपको अर्ज कर रहे थे कि हमको केयरफुल रहना पड़ेगा, हमको मुताद रहना पड़ेगा कि हम अपने SOPs फॉलो करें और जो भी वैक्सीन है, जो भी हमको मिल रहा है वो लगा लें। एंड आई वांट टू मेक दैट क्रिस्टल क्लियर, ताकि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये नहीं सोचें कि ये वैक्सीन आ रही है, दूसरी आ रही है। मोस्ट ऑफ देम आर इक्वली इफेक्टिव एंड दे आर सेफ। एंड तो उसके हवाले से हमको वैक्सीनेशन के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जब हमारी बारी आती है तो हमको वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। और दूसरे आप पूछ रहे थे कि ये वैक्सीन के जो एलमात हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो अलग हैं। सिम्टम्स अलग नहीं हैं, मगर जो ब्रिटिश वेरिएंट है हमको पता है कि वो ज़्यादा कंटेजियस है, ज़्यादा लोगों को लगता है। तो इसको वाज़े रखते हुए हम यही एडवाइस दे सकते हैं डॉक्टर होने के नाते, साइंटिस्ट होने के नाते, कि आप जो हैं बहुत विजिलेंट रहें। जो इवन अगर आपके वैक्सीनेशन हो चुका है उसके बाद भी विजिलेंट रहें, जब तक ये जो तीसरी वेव है ये कुदरती ये फेज आउट नहीं हो जाती। इसी कोई साथ लेके चलते हुए डॉक्टर गजना साहिबा, मैं अगर आपकी भी राय ज़रा शामिल कर लूँ इसमें डॉक्टर बारी साहब, और मैं जानता हूँ कि ये सवाल मुल्क की जो एक बहुत बड़ी अक्सरियत है उनसे ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन जब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात होती है, मज़ीद पाबंदियाँ लगाएँ, मुख्तलिफ ममालिक ना जाएँ, ये भी सिलसिला सर किस हद तक चलता जाएगा? और जो इसी तरह लगता है या गैर हतमी रिपोर्ट्स के मुताबिक और एनेक्डोटल एविडेंस में इसी तरह होता है
कि आप जब जहाज़ में जाते हैं, क्योंकि इन अ वे इट्स प्रेशराइज्ड कन्फाइनमेंट सर, आप कहीं जा नहीं सकते, हवा भी उसी तरह की इस्तेमाल हो रही होती है, तो उससे इस तरह के केसेस में इजाफा होता है। इसमें सर कितनी ज़्यादा संजीदगी है? इसको हमको देखिए, हमको जो ट्रैवल है ना, वो आजकल हमने जो एसेंशियल ट्रैवल है वो हम कह रहे हैं कि करें, छुट्टियों पे नहीं जाएं, इंटरनेशनल ट्रैवल हॉलिडेज पे नहीं जाएं। और आपने जो पूछा है कि इज देयर अ रिस्क इन ट्रैवलिंग, यस देयर इज अ रिस्क, एंड दैट्स व्हाई कि हम कहते हैं कि इसको एसेंशियली आप जो बहुत ज़रूरी ट्रैवल है आप रखें। एक और भी जो अभी सुनने में आ रहा है कि हम पीसीआर के भी अलावा एक और टेस्ट होता है जो एयरपोर्ट्स के टाइम और एयरपोर्ट्स के अंदर हम इसको अवेलेबल रखेंगे, उसका नाम है लेटरल फ्लो टेस्टिंग। वो अलग वेरिएंट्स को भी टेस्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कोई यूके जा रहा है, और यूके जैसे आपको पता है कि 25% ऑफ the COVID cases in the UK are from Pakistan. तो हो सकता है कि आगे जाके इस बीमारी को कर्ब करने के लिए, लिमिट करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर लेटरल फ्लो टेस्टिंग हम रखवाएं कि उस टाइम जो यूके के पैसेंजर्स हैं वो पीसीआर भी लेके जाएंगे, मगर उसके अलावा बोर्ड होने से पहले उनका लेटरल फ्लो टेस्ट होएगा। ठीक, तो ये मैं ज़रा डॉक्टर बारी साहब की भी इसमें राय शामिल कर लूँ। डॉक्टर बारी साहब, ये नेचुरल फ्लो टेस्टिंग के हवाले से सर क्या राय रखते हैं, और क्या आपके करीब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में मज़ीद कोई संजीदगी आनी चाहिए? डेफिनेटली देखें, कुछ चीज़ें हमारी एयरपोर्ट पे जैसे ख़ास ममालिक है ना, लेकिन तो डेफिनेटली जो है ना आपका साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील और यूके के ऊपर हमको रिस्ट्रिक्शंस रखनी होंगी। और क्योंकि कुछ टेस्ट पहले एयरपोर्ट्स पे कर रहे थे, लेकिन कुछ अरसे से वो ख़त्म कर दिए थे उन्होंने। वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी इनसे स्लैकनेस हुई थी, उसको अगर जारी रहना चाहिए। एयरपोर्ट्स पे थोड़ी सी फिर सख्ती रखनी चाहिए इनको। और ट्रैवल, जैसे डॉक्टर रजना ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी आपको ज़रूरी गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करें, बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो करें, उसके अलावा जो है ना गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर गजना साहिबा, अभी जिक्र किया था डॉक्टर बारी साहब ने भी कि कुछ आपके हेल्थ वर्कर्स में भी, फ्रंट लाइन वर्कर्स में भी एक तरह की झिझक होती है वैक्सीन्स के हवाले से। हालांकि ये जो एक फिनोमेनन है आपने ज़्यादा देखा मगरबी ममालिक में, तो इसका मुकाबला क्या करना चाहिए, और क्या आपके करीब जो पाकिस्तान के हेल्थ वर्कर्स हैं वो और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उसमें ये सिलसिला कम देखने को मिल रहा है, किस तरह देखती हैं? देखिए, जो एक ये वॉलंटरी है, ये एक तरह से हम ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते, मगर हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे कॉलीग्स हैं, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे, वो ज़्यादा पाकिस्तान में ये वैक्सीन को अवेल नहीं करते। ये बिल्कुल सही, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट असेसमेंट। दूसरे मुल्क भी हैं जहाँ वहाँ पर भी हेल्थ वर्कर्स नहीं ले रहे, मगर अगर ये वैक्सीन आपको मैसर होती है, आपको अवेलेबल होती है, तो आपको ये वैक्सीन लेना चाहिए अपनी हिफाजत के लिए, अपने फैमिली की हिफाजत के लिए, और मुल्क और दुनिया की हिफाजत के लिए, जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल मिले। डॉक्टर बारी साहब, बस इसी में ही सर क्लोजिंग करेंगे वेरी सून। लेकिन अब जो हुकूमत वक्त ने एक तरह से लाहेअमल तय किया है, मैं ज़्यादा तकनीकियों में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो सेहत का शोबा है वो अब सूबाई सतह तक डिवॉल्व हो गया है, क्या हुकूमत में उस तरह की कैपेसिटी है कि इस तरह एक इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन चलती जाए, और जो हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से पॉलिसीज़ हैं वो चारों सूबों में आपके करीब क्या कोऑर्डिनेशन के साथ इम्पोज की जा रही हैं? आपने देखा होगा शुरू में सिंध सूबे में जो पॉलिसीज़ की नफाज थी वो कुछ मुख्तलिफ थी, पंजाब, बलोचिस्तान जहाँ मखलूत हुकूमत है, और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ मुख्तलिफ थी। क्या पर्सपेक्टिव है सर आपका? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो NCOC का फिनोमेना था जिसमें तमाम सूबे मिल के
बैठ के चीज़ों को देखते थे, डेटा को एनालाइज करते थे और उसके ऊपर रिएक्ट भी उसी तरह करते थे। इख्तलाफात हो सकते हैं और वो जो है ना आपको ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर देखना होता है। देखिए इस वक्त जैसे अगर देखें तो पंजाब में इस वक्त नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसलिए उनको एग्रेसिवली करना पड़ेगा। सिंध में अभी उस तनासब से नहीं बढ़े हैं, तो वो लोकली उनके पास इतना लीवे होता है कि अपने हिसाब से वो फैसला करें, और एक्सपर्ट्स हर जगह बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस कोविड से जैसे होता है ना, क्राइसिस से अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये निकली थी कि यहाँ पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इंटर प्रोविंशियल पार्टनरशिप और डिस्कशन है, इसको आगे कंटिन्यू करके जाना चाहिए, ताकि हम सबका मकसद ये होना चाहिए कि एक सेहतमंद पाकिस्तान हो। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, फॉलोइंग द सेम थ्रेड, पंजाब हुकूमत की भरपूर तारीफ़ की गई जब ये वैक्सीनेशन के सिलसिला का आगाज़ किया गया कि आप 1166 पे मैसेज करें, और अक्सर उसी वक्त जवाब आ जाता था। अब इसका रोल आउट आने वाले दिनों में किस तरह का देखने को मिलेगा, और जब ओवर 60 की बात ज़रा कम हो जाए तो बाकी जो अवाम के सेगमेंट्स हैं उन तक ये वैक्सीन की रसाई कब होगी? देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप होएगी, जैसे पूरी दुनिया में हुई है। हमारा जो सिस्टम है वो माशाल्लाह से, बेयरिंग इन माइंड कि ये डिफ़िकल्ट है, पूरी दुनिया में डिफ़िकल्ट है ये करना, और ये कोई आसान काम नहीं है 222 अवाम 220 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना। मगर ये आहिस्ता आहिस्ता नादरा के थ्रू ये इंस्टीट्यूशनलाइज है, और इसके साथ चैलेंजेस भी आएंगे, इसके कोल्ड स्टोरेज के, प्रोक्योरमेंट के, इसके जो लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन में। मगर जैसे अभी डॉक्टर बारी ने कहा था कि हमको प्राइवेट भी पार्टनरशिप्स भी देखनी होंगे इसकी रोल आउट के लिए, और दूसरा हमको अपनी जो हमारे जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं उनको भी, जैसे दूसरे मुल्क में भी जैसे यूके में, यूरोप में मिलिट्री हेल्प भी आई है, बिकॉज दिस इज अ फोर्स मेजर, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। तो हमको सारे, और जो आपने कहा है कि डिवोल्यूशन के हवाले से वी हैव गॉट सेपरेट restrictions on different हमारे जो provinces है, मगर जब act of God आती है, जब force majeure होता है, तो the devolution is a secondary thing. NCOC के हवाले से has been a really good example of where we can work with intercoordination. तो yes, there will be challenges, मगर उसको challenges को unsurmountable नहीं होंगे वो, और उसको हमको इंटरप्रोविंशियली काम करना होगा। देखें AJK में और पंजाब में बिकॉज ऑफ द UK वेरिएंट देयर वर द स्पाइक्स, बट पूरे पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुई है ना, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू वर्क टुगेदर एक सेहतमंद पाकिस्तान के लिए। ठीक है डॉक्टर बारी साहब, क्योंकि डॉक्टर गजाला साहिबा ने जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की, कुछ तनकीद भी की गई सर कि पाकिस्तान में और बहैसियत हुकूमत इस तरह इनकरेज नहीं करना चाहिए कि प्राइवेट यूज़र्स अब इसमें इस फील्ड में आ जाएं। ये एक तरह से रियासत की एक बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पहल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। आपने देखा कि मगरब में भी यही तनकीद की गई कि क्योंकि अमेरिका में उस तरह का पब्लिक हेल्थ सिस्टम नहीं था जिस तरह NHS है इंग्लिस्तान में, बल्कि कनाडा में जहाँ इस तरह का पब्लिक हेल्थ सिस्टम था वहाँ तो शायद वैक्सीन की रसाई भी बहुत देर बाद हुई। यहाँ जब तनकीद की जाती है कि आप प्राइवेट यूज़र्स को ज़रा दूर रखें, प्राइवेट कंसर्न्स को ज़रा दूर रखें, इसमें रियासत का सबसे ज़्यादा वाज़े और पुख्ता किरदार होना चाहिए, क्या ये तनकीद जायज़ है? नहीं, देखें बात यह है कि आप अपनी पॉपुलेशन देखें ना, 220 मिलियन की पॉपुलेशन है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो उसकी प्राइसिंग होती है उसको वो तो गवर्नमेंट ने ही सेट करनी होती है, और वो ताकि कोई अनड्यू मुनाफा ना कमाए, और लोग कमाएंगे भी नहीं क्योंकि ये एक नेचुरल डिजास्टर है। इसलिए क्योंकि एक हुकूमत की भी अपनी एक लिमिटेशंस है हुकूमत के लिए, और आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं और वो चाहते हैं कि उनको मिले। कुछ लोग तो आपने देखे भी कि जो अफोर्ड कर सकते थे, जिनके पास अपने दुबई के परमिट्स थे, वीज़ास थे, उन्होंने जाके दुबई में जाके लगवाया लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो कुड अफोर्ड और कैन हैव द एक्सेस टू। तो इसलिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए। अगर एक ही स्टेट करती रहे
तो फिर इसमें टाइम बहुत लगेगा पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का, और जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए ऑप्शन मौजूद होना चाहिए। और अभी तो इस वक्त वो लोग भी, क्योंकि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग भी गवर्नमेंट के सेटअप चल रहे हैं, कंट्रोल जो उसकी लॉजिस्टिक्स सही तरीके से रख रहे हैं। वो आपके सारे सूबों में हेल्थ केयर कमीशंस हैं जो उनको मॉनिटर कर सकते हैं, प्राइसिंग के ऊपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इट्स अ गवर्नेंस के जी आप उनसे अनड्यू मुनाफा लोग ना कमाएं, उसको आप कंट्रोल करें, लेकिन ये मिलजुल के करके ही हम मिल सकते हैं, इसको कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडस हॉस्पिटल, डॉक्टर गजना खालिद साहिबा जो कि कोरोना कमेटी की भी मेंबर हैं, NDMA की मुशीर भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। जैसे आपने देखा, कुछ बेसिक SOPs पर अमल दरामद करने की अभी भी अशद ज़रूरत है। तीसरी लहर सामने तो आ गई है, लेकिन पाकिस्तान, उसके मुख्तलिफ अदारे, NCOC और मुल्क भर में मुख्तलिफ सूबों में जो कार्रवाई की जा रही है वो भी आपके सामने है। इनफरादी हफाजत में मजमूई हफाजत में इनफरादी हफाजत होगी और इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफिज़।